राना साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त इस कमीशन का मुतालबा अदालत के सामने ले जाया गया है, क्या अब हम कोई ऐसे मुश्तरका चीज बना सकते हैं जिससे इलेक्शन पे पड़ी हुई गर्दो गुबार जो है वो हट सके? मामला ये है कि बानी पीटीआई जो है वो बुनियादी तौर पे यानी ये मुल्क जिस यानी बुरे हाल को पहुंच चुका है ना, इसकी बुनियादी वजह उसकी जात है। वो सोच ये है कि मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राना साहब अब तो वो कह रहे हैं कि बाहर आकर वो फतेह मक्का मॉडल अपनाएंगे। अब तो वो फतेह मक्का मॉडल की बातें कर रहे हैं। अगर वक्ती तौर पे कोई अगर वो कर भी लें तो आप उनका पूरा ट्रैक देख लें। इस वक्त उनकी उम्र मेरा ख्याल है कोई 73 साल के करीब है। आप उनके पिछले जो है वो 50-53 साल देख लें। वो आदमी जो है वो इस बात से पीछे हट ही नहीं सकता, वो बाज नहीं आ सकता। वो जहां पे है अब 73 साल की उम्र में वो वहां से कैसे पीछे हटेगा? राना साहब लोग उनके साथ है ना, लोग उनके साथ है, जो है ना, यही बता रहे हैं। जब आप इस तरह की बात करेंगे कि अगर ये बात यानी यहां तक पहुंच चुकी है कि कोई रिकंसिलिएशन मुमकिन नहीं, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये तो हम फंस जाएंगे, फंस गए हैं, फिर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मामला ये है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए, चले मैं नामुमकिन नहीं कहता, लेकिन मुश्किल तरीन है। राना साहब मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ऊपर कर रहा हूँ, और बाकी आप इसको नोट फरमा लें। आगे आने वाले मेरा ख्याल है 6 माह में 1 साल में फैसला हो जाएगा। अब ये जो कजिया है, अब इससे और ज्यादा देर मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो या इधर वे इधर या उधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। वो क्या हो सकता है फैसला, इधर या उधर? ये 6 माह बाद, साल बाद भी आप ये कहेंगे कि मैंने दुरुस्त कहा है। नहीं, इधर या उधर से क्या मुराद है? इधर का फैसला ये है कि कोई एक फरीक ना रहे, या उधर का फैसला है कि कोई फरीक ना रहे? मतलब ये तो बड़ी आप सख्त बात कह रहे हैं। इमरान खान का ये फलसफा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर बाकियों का बस चला तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये तो उसका बुनियादी थीसिस है, इससे तो उसने पीछे हटना। तो राना साहब फिर आप अभी पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे थे, तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस किसके साथ? बानी पीटीआई नहीं तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस किसके साथ? आप किसकी बात कर रहे थे? इमरान खान के होते हुए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकेगा, ये मेरी बात नोट फरमा लें। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि अब जरा इलेक्शन से आगे के इलेक्शन में जो इल्जामात लग रहे हैं वो तो इतने शदीद हैं कि पीटीआई कहती है कि हमारी तो तकरीबन 2/3 सीटें थी, और नवाज शरीफ साहब के सीट के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, बल्कि अब तो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अगर तो जमहूरियत हो, अगर जो है वो रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर तो और बात होनी चाहिए ना। फिर तो जुडिशल कमीशन होना चाहिए, फिर तो जो है वो इंक्वायरीज होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे तो मामला ये है कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है, वो आपके वजूद से इनकारी है और वो आपके वजूद को खत्म करना चाहता है। आप उसके सामने खड़े हैं, दूसरे पे तो उसके वजूद को खत्म ही करना चाहते हैं। आप उसका वजूद खत्म करवा लें, आप अपना वजूद खत्म करवा लें, या फिर उसका वजूद खत्म कर दें। आप मुझे बताएं कि अब ये जो बात हो रही है, जिसको आपने पूरी तरह से फ्रेम किया है कि जी ये सीट, ये हुआ, वो हुआ, 2/3, मामला ये कि 2018 में हम ये कहते थे कि अगर हमारे खिलाफ ये सारा कुछ ना होता तो हम 2/3 मेजोरिटी से कामयाब हो जाते। इन्होंने हमारी किसी बात के ऊपर काम करा, ये क्या कहते थे राना साहब? कभी एक वजीर आजम जाएगा, कभी दूसरा जाएगा, ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। ऐसे तो नहीं जमहूरियत चल सकेगी, ना पार्लियामान चल सकेगी। नहीं, फिर बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला ही तो चल रहा है, उस वक्त ये खत्म नहीं हुआ और इन्होंने नहीं किया। आप लोग दिल बड़ा कर लेना, आप ये दिल बड़ा कर लेते, इन्होंने क्यों नहीं दिल बड़ा किया? उसका पहले जवाब देना। सुन ले, अब अगर दिल बड़ा करवाना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ बैठे ना। इमरान खान साहब उठे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, वो मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, तुम तो सारे चोर हो, डाकू हो, मैंने तो तुम्हें किसी कीमत पे मैंने तुम सबको जेलों में डालना है। और उसके बाद फिर जेलों में डाला, उसके बाद अब उनके साथ हो गया। चले, आप हबीब अकरम साहब ने जो बात की है, मैं उन्हीं के अल्फाज पे आ जाता हूँ। अब उनके साथ हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि देखें पहले आपके साथ हो गया जी, अब आपने कर दिया, तो मामला ये है कि बैठ के इसको तय करें। ठीक भाई, हम तो बैठ के बात करने को तैयार हैं, वो आज भी तैयार नहीं है। राना साहब एक और बात भी हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ जौहरी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, और वो तब्दीलियां ऐसी हैं जो बड़ी अनयूजुअल लगती हैं। मिसाल के तौर पे वोट को इज्जत दो से बात शुरू हुई, और आज ये है कि एक पेज का तकरीबन नारा ही लगाया जा रहा है, और हत्ता के ये बात भी की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को कुछ नाम दिए गए सेनेट के लिए, अब जिन्हें मुंतखब कराने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है। ये हालात आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा देर तक इसी तरह चलती रहेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी बड़ी है? इस दुनिया में रहने के लिए जो है वो सबसे बुनियादी शर्त तो जिंदा रहना है ना जी, अपने वजूद को बरकरार रखना है, वरना जो अगर वजूद खत्म हो गया तो मामला खत्म हो गया। अब हमने अपना सियासी वजूद जो है वो बरकरार रखना है। अब सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए जो असरे हाजिर के तकाजे हैं,
ہمیں یہ صورتحال درپیش تھی کہ ایک صاحب اس ملک کے حکمران تھے اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی ختم کرنے سے مراد ہمارا وجود ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو نبھانا تو ہے نا۔ اچھا، یا تو آپ پھر کہیں کہ جی آپ اس وقت جو ہے وہ اپنا وجود ختم کروا لیتے اور آج نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانسی۔ آپ کی پارٹی کے اندر سے تو کوئی بھی اپنے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ آپ کی پارٹی کے اندر سے تھوڑا سا ایک دفعہ ماضی کو کھنگالنے کی بات دوبارہ ہو رہی ہے۔ آپ ہی کے ایک ساتھی خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے۔ کیا مسلم لیگ نون اس جگہ سے ہٹ رہی ہے جہاں پہ وہ سب کچھ معافی تلافی کر چکی تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے سامنے لانے سے مراد خواجہ صاحب کی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا جائے یا ان کو ایک ملزم یا مجرم کے طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آپ گریز کیوں کر رہے ہیں حکومت میں آنے سے؟ میری معلومات یہ ہیں کہ آپ پر کافی دباؤ بھی ڈالا گیا ہے، دباؤ سے مطلب ایک ظاہر دوستانہ دباؤ ہے آپ کی پارٹی کا کہ آپ پنجاب یا وفاق میں آئیں۔ آپ کیوں گریز کر رہے ہیں؟ جب حکومت بنے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ منتخب لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس حکومت میں شامل تھے اور اس میٹنگ کا بھی حصہ تھے جس میں ڈونلڈ لو کی سے منسوب جو سائفر تھا وہ پیش ہوا اور آپ اس دوسری کمیٹی میں ڈیفنس میں شامل تھے۔ تو جب ڈیمارش کیا گیا باقاعدہ طور پر دونوں دفعہ ایک ہی پریس ریلیز تھوڑے سے بدلے ہوئے ناموں کے ساتھ آ گئی، تو آج ڈونلڈ لو صاحب کہتے ہیں کہ سائفر کا کیس سارا جھوٹ ہے، تو کیا آج بھی آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، جو ڈونلڈ لو صاحب نے جو بات کی ہے، یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سازش کر رہا تھا، یہ اس وقت بھی لیکن پھر اسے مداخلت بھی تو کہا گیا نا رانا صاحب؟ جی نہیں، یہ مداخلت بھی نہیں ہوتی رانا صاحب، آپ کی حکومت نے بھی یہی کہا تھا، ملک کے مفاد کو استعمال کیا گیا۔ آپ کی حکومت اور اس میٹنگ آپ بھی سلامتی کمیٹی کے آپ بھی اس کے حصہ رہے ہیں بطور وزیر داخلہ۔ یہ ایک روٹین کی باتیں ہیں، اپنے خیالات کا اظہار ہم بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو رانا صاحب پھر اس دن آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ جناب یہ بالکل ایک فضول قصہ ہے، ہم نے جو کل کچھ دن پہلے کی پریس ریلیز ہے اس سلامتی کمیٹی کی اس کو واپس لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بس یہ کچھ بھی نہیں کرنا، اس قابل ہی نہیں ہے یہ انفارمیشن کے اس کے اوپر کوئی ڈیمارچ بھی کیا جائے؟